तो बिल्कुल, क्या तस्वीर 2017 की तरह ही होगी या 2017 से ये तस्वीर कुछ बदली हुई होगी, इसी पर हम बातचीत करेंगे। और अगर तस्वीर बदलने जा रही है तो इसकी बड़ी वजह क्या है, और तस्वीर अगर नहीं बदल रही है यूपी में सियासत की तो इसकी बड़ी वजह क्या कुछ होगी, इसी पर बातचीत करेंगे। बहुत खास मेहमान भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे साथ बहुत खास मेहमान प्रेम कुमार जी, जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, यूपी की सियासत पर बहुत गहरी नज़र रखते हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम कुमार जी, आपका बहुत इस्तकबाल है। हिलाल नकवी जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि कांग्रेस तर्जुमान हैं, वो भी इस चर्चा का हिस्सा है। हिलाल साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और एक और ख़ास मेहमान हरिहर रघुवंशी जी, बीजेपी के तर्जुमान हैं, स्पोक्स पर्सन है, अक्सर हमारे साथ जुड़ते हैं, वो भी इस बातचीत का हिस्सा हैं। हरिहर रघुवंशी जी, आपका भी सर बहुत इस्तकबाल है। मैं सबसे पहले प्रेम कुमार जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूँगा। प्रेम कुमार जी, दो तीन चीज़ें हैं, ख़ासतौर से 2017 को अगर हम देखें तो 2017 में बीजेपी के लिए बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते, लेकिन अच्छा रहा था, शानदार रहा था। ये सातवां मरहला अगर इसकी हम बात करें, और इस एतबार से भी बीजेपी के लिए बहुत अहम है क्योंकि बनारस में भी आज ही पोलिंग हो रही है, जो पार्लियामेंट का हलका है पीएम मोदी साहब का। और इसके अलावा थोड़ा सा आगे बढ़े हम, आजमगढ़ आते हैं तो ये समाजवादी पार्टी के लिए 2017 में जब मोदी लहर चल रही थी और बीजेपी की शानदार जीत हुई थी, उसमें भी आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के लिए नतीजे अच्छे रहे थे। कुल मिलाकर 2017 के मुकाबले में 2022 आने तक अब क्या कोई बड़ा बदलाव देख पा रहे हैं प्रेम कुमार साहब? जी अबू जी, एक बदलाव तो इस रूप में है कि 2017 में जो राजभर जी भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, जी। और राजभर जी की पार्टी की अहमियत ये थी जी। कि वो जिन सीटों पर उनके उम्मीदवार खड़े होते थे, हम्म। वहां हार जीत का जो अंतर होता था उससे ज्यादा सीटें राजभर जी की पार्टी की आ जाया करती थी। तो इसी बात को ध्यान में रख करके भारतीय जनता पार्टी ने उनसे चुनावी तालमेल किया था, और नतीजा बहुत अच्छा निकला था, बीजेपी को बहुत फायदा हुआ था। जी। लेकिन वही राजभर सुहेल देव समाज पार्टी आज समाजवादी खेमे में है। वो हम्म। इस इलाके पर प्रभाव रखते हैं, खुद भी लड़ रहे हैं चुनाव, मैदान में है। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो पिछले बार जो मुस्लिम वोट्स थे, बटे थे, बीएसपी को भी वोट पड़े थे, समाजवादी पार्टी को भी पड़े थे। लेकिन इस बार ये वोट एक पार्टी समाजवादी पार्टी के पास इकट्ठी होती नजर आई है, ऐसा फील किया गया है पहले से आखिरी चरण में। ये हम्म। फर्क आया है। इसके समाजवादी पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो यादव वोटर उनसे छिटक गए थे, इस बार वो वापस उनके पास जुड़े हैं, ये आया है। और कई मंत्री भारतीय जनता पार्टी के जो छोड़कर इस बार समाजवादी पार्टी में आए, जैसे धर्म सिंह सैनी, वो भी इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, इसी चरण में लड़ रहे हैं। तो हम्म। उनका, या फिर पिछले चरण में जो मौर्य जी लड़े थे, उन सबका भी इफेक्ट जो है, ये फर्क आया। इसके अलावा जो फर्क है, ये सियासी समीकरण की बात करें, जी। बीजेपी जी। के ख्याल से फर्क ये आया कि उनके साथ एक निषाद पार्टी का गठजोड़ हुआ, ये हम्म। उनके लिए पॉजिटिव बात है। मगर मुद्दों के आधार पर देखें तो ये, जब उस समय जहां अखिलेश यादव के लिए एंटी इनकम्बेंसी थी, हम्म। और प्रचंड लहर कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए थी कि 325 सीटें जीती। हम्म। और इस जो चरण में भी कम से कम उनके गठबंधन को 37 सीटें मिली थी 54 में, तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कहा जाएगा, वो हुआ था। तो हम्म। लेकिन इस चरण में उसके बावजूद कि समाजवादी पार्टी या विपक्ष का जो प्रदर्शन था पिछले बार कम था, लेकिन इस चरण में बेहतर था, जो ये आखिरी चरण है 7वें में, हम्म। बेहतर प्रदर्शन था। तो हम्म। इस बार चूंकि बीएसपी कमजोर हुई है, इस वजह से समाज विपक्ष के तौर पर समाजवादी पार्टी स्ट्रांग हुई है। बीजेपी से भी छोड़ करके पार्टी और नेता दोनों समाजवादी पार्टी खेमे में आए हैं। ये फर्क जो है विपक्ष को और समाजवादी पार्टी को मजबूत बना रहा है। उसके हम्म। बाद मुद्दों के आधार पर देखें, तो जी। मुद्दों के आधार पर हम देखते हैं कि जो मुद्दे, देखिए, बीजेपी की तरफ से जो मुद्दे हैं कि जी। उन्होंने महिलाओं को सुरक्षा दी है, उन्होंने डेवलपमेंट का दावा है, ये सारी चीजें हैं, या काशी कॉरिडोर है, हम्म। राम मंदिर का निर्माण है, ये सारे मुद्दे हैं। लेकिन विपक्ष की ओर से देखा जाए तो वो जो बेसहारा पशु चारा चर जा रहे हैं, उसको उठाया है। वो बेरोजगार जो बहुत बड़ी संख्या में है,
उनको उनको विपक्ष ने एड्रेस किया है, अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है, बार बार उन मुद्दों पर बोल रहे हैं, रोजगार देने का वादा कर रहे हैं, और वो बेरोजगार तबका बहुत गुस्से में है। हमने तो कैलकुलेशन करके रखा हुआ है कि जितने सारे लोग जो रोजगार के नाम पर या नौकरी में बेहतरी के नाम पर या रिक्तियां जो रुकी हुई है उनके नाम पर संघर्ष के मैदान में रहे हैं, उनकी पूरी संख्या 15 लाख होती है। 15 लाख यानी 15 करोड़ वोटर्स का 1%। तो 1% ये वोटर जो है बहुत प्रभाव डालेंगे। इसके बाद 1% वोटर्स हैं वो जो कि ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग को लेकर के मैदान में है, उनकी भी संख्या 15 लाख है। तो ये 2% का तो जबरदस्त गुस्सा जो है दिख रहा है, और ये चुनाव परिणाम पर असर डालेंगे। एक और महत्वपूर्ण बात है कि इस बार के चुनाव में 1% वोट कम हुआ है ऑन एन एवरेज। जो पूरा 6 चरण का चुनाव है और आज का शाम तक हम देखेंगे, तो 1% वोट कम होने का मतलब यानी कि 15 लाख वोट फिर एक बार घट गए हैं। ये जो वोट है, वोट घटने के पैटर्न को भी देखना पड़ेगा। चूंकि उत्तर प्रदेश का इलेक्शन इस बार हम बाइपोलर मान रहे हैं, इसके जैसे कि पश्चिम बंगाल में भी पार्टियां जरूर थी, 3 गठबंधन थे, कांग्रेस सीपीएम मिलकर लड़ी थी, लेकिन इलेक्शन वहां बाइपोलर हुआ, तीसरा खेमा साफ हो गया। वैसे ही उत्तर प्रदेश में भी ये बाइपोलर इलेक्शन है, बाकी पार्टियां नजर नहीं आएंगी या मामूली रूप से नजर आएंगी, और बाइपोलर इलेक्शन है तो 1% वोटिंग कम होने का जो इंपैक्ट है उस पर हम आपको थोड़ा संक्षेप में रोशनी डालेंगे कि जैसे छत्तीसगढ़ में 0.68% वोट घट गया था, तो भारतीय जनता पार्टी को 8% वोटों का नुकसान हुआ था और उनकी सीटें 45 से घटकर 15 पर आ गई थी। राजस्थान में जहां पर कि 0.98% टर्नआउट कम हुआ था, तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी 163 सीट से घटकर 73 सीटों पर आ गई थी, यानी दोगुने से ज्यादा का नुकसान हुआ। इसी तरीके से आप झारखंड में देखिए 1.25% वोट का नुकसान, टर्नआउट कम हुआ था। बीजेपी जो है 35 से 25 सीटों पर आ गई। आप हरियाणा में देख लीजिए, हरियाणा में 8.25% वोट कम हुए थे, लेकिन वहां पर बीजेपी सरकार जरूर बना ली, चूंकि उनको सहयोगी संगठन मिल गया, इसलिए सरकार बना ली, उसका परफॉर्मेंस गिर गया। तो वोट गिरने से, खास करके जब बाइपोलर नेचर का इलेक्शन होता है, तो भारतीय जनता पार्टी हर बार नुकसान में रहती है। तो मैंने कई ऐसे 1% बताए जिससे कि ये स्पष्ट रूप से हम नहीं, पूरे बिल्कुल बहुत विश्वास के तफसील साथ में कह रहे आपने हैं सभी सारी चीजें रख दी हैं कि ये चुनाव किस तरफ जा रहा है, सातवां मरहला किसके लिए कितना अहमियत का हामिल है, या फिर कहां पर नाराजगी है और कहां पर वोट मिल सकता है और कहां पर नुकसान हो सकता है, कहां फायदा हो सकता है। बहुत तफसील से प्रेम कुमार जी आपने तमाम चीजें रखी हैं। मैं हरिहर रघुवंशी जी आपके पास आना चाहूंगा। बड़ा इम्तिहान बीजेपी के लिए है, क्योंकि 2017 में जितने फेजेस थे सब में बीजेपी ने एक तरह से बढ़त बनाई थी। सातवां और आखिरी फेज आज है, यह भी बीजेपी के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है। अब्बू जी, लोकतंत्र का पवित्र दिन आज है, मतदाताओं का दिन है। इसमें आरोप प्रत्यारोप का कोई फायदा नहीं है, किसने क्या किया क्या नहीं किया। इसका मूल्यांकन मतदाता जाता है जब मतदान करने तो खुद देखता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये फेज है पूर्वी उत्तर प्रदेश का, जिसमें काशी है, काशी कॉरिडोर भी है, पर्यटन का विकास भी है, पूर्वांचल में एक्सप्रेस वे भी है, और जो 21 से 22 घंटे आज बिजली आ रही वो भी है। एक माफिया तंत्र चलता रहा पूरा पूर्वांचल उत्तर प्रदेश में, जो मुक्त हुआ है माफियाओं से, वो भी है। और एक ऐसा विकास, समग्र विकास पूर्वांचल का आज योगी जी ने जो रखा है वो भी है। यूनिवर्सिटीज हैं जहां कट्टे बनते थे पूर्वांचल के कई जिले में, जिसमें आजमगढ़ भी शामिल है, आज वहां यूनिवर्सिटी खुल रही वो भी है। जिलेवार मेडिकल कॉलेज भी हैं और स्कूल कॉलेज भी हैं। ये तमाम सारा विकास नहीं, ये तो बड़ी ईमानदारी से हरिहर रघुवंशी जी, ये तमाम चीजें तो आपने बड़ी ईमानदारी से गिना दी कि ये हुआ है। जो नहीं हुआ है वो भी तो सरकार को बताना चाहिए कि हम इन 5 सालों में ये काम नहीं कर सके। छुट्टा जानवर आज भी छुट्टे घूम रहे हैं, किसानों का नुकसान कर रहे हैं। आने वाली सरकार अगर हमारी बनेगी तो इस पर काम किया जाएगा। तो ईमानदारी तो जब ही होगी जब आप जो काम नहीं किया गया है उसके बारे में भी आप बताएं। मैं बता रहा हूं। दूसरी तरफ
जो जब मतदाता जाता है तो एक समग्र मूल्यांकन करता है कि इससे पहले की सरकारों ने क्या किया। उसमें पूर्वांचल का अंधेरा है, पूर्वांचल में माफिया राज है, पूर्वांचल में भ्रष्टाचार है, बिना पैसे लिए किसी को भी नौकरी नहीं दी जाती थी, चाहे वो किसी विशेष समुदाय के लिए भी नौकरियां निकाली जाती, उसमें भी भ्रष्टाचार किया जाता था। जो आज योगी और मोदी सरकार सबको इज्जत, घर और राशन और ये सारी चीजें दी जाती हैं, पहले कभी नहीं दिया गया, ये सब चीजें हैं। एक चीज बताइए अब्बू जी, आज तक इस भारत के इतिहास में किसी भी सरकार ने 19 महीने तक 80 करोड़ लोगों को राशन दिया हो, ऐसा आज तक दुनिया के किसी इतिहास में किसी सरकार ने नहीं किया। ये तो सरकार की जिम्मेदारी है। इसमें आपने कौन सा तीर मार दिया? सरकार ने कौन सा तीर मार दिया? ये तो सरकार की जिम्मेदारी है। 75 साल में नहीं, ये देखिए 75 साल में इस तरह के हालात नहीं बने ना। 75 साल में 80 लाख लोग इतनी गरीबी उन लोगों ने नहीं देखी जो चावल, आटा और गेहूं ना खरीद सकते हो। तो ये सरकार का कमाल नहीं है। सरकार की ये जिम्मेदारी बनती कि अगर कोई भूखा है तो उसका पेट खाली नहीं रहना चाहिए। ये तो सरकार की जिम्मेदारी है। इसे आप कहां सरकार के काम में जोड़ रहे हैं? कहना है कि आज जो मतदाता मतदान कर रहा है वो इन तमाम चीजों पे सारा मूल्यांकन करके मतदान कर रहा है कि एक ऐसी सरकार जो विकास को लेकर के सभी वर्ग को, सभी समुदाय को, सभी धर्म को, सभी जाति को, सबको लेके चल रही है। इससे पहले जो सरकार थी वो किस तरह की सरकार थी? जो अंधेरे में थी, जिसको अंधेरा मैं वही तो कह रहा था कि हरिहर रघुवंशी जी, आपने पूरी ईमानदारी से वो चीजें गिना दी जो सरकार ने की हैं। ठीक है, आपने अनाज भी उसमें गिना दिया कि 15 महीने तक या कितने महीने तक सरकार ने फ्री में अनाज दिया। बहुत अच्छी बात है, सरकार ने किया, सबके सामने है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि सरकार ने जो काम नहीं किया है, या ये कह लीजिए कि सरकार का वो काम अधूरा रह गया, तो उसके बारे में भी तो बताना चाहिए। देखिए, जो छुट्टा जानवर का मुद्दा है, वो पिछली सरकार ने जब घोषणा पत्र अपना जारी किया था, सपा के घोषणा पत्र में पिछली बार भी देख लीजिए, आज की समस्या अभी की कोई समस्या नहीं है। अभी आज की समस्या नहीं है, लेकिन इसका एक समग्र योजना बनाई गई है, इस पे काम भी चल रहा है। लेकिन अभी तक जो पूर्ववर्ती सरकारों ने इतनी समस्याएं छोड़ी थी कि सारी की सारी समस्याएं, आप देखिए इसी में 2 साल कोरोना काल भी रहा। चलिए, ठीक है, 3 साल ठीक है। मैं हिलाल साहब और इंद्रजीत जी भी मेरे साथ देखिए जुड़ चुके हैं। मैं उनका तारुफ नहीं करा सका। इंद्रजीत सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि आरएलडी के सीनियर लीडर हैं, वो भी इस डिबेट का हिस्सा है। इंद्रजीत साहब, आपका भी सर बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में, और बनारस से हमारे नुमाइंदे तारिक भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। मैं बहुत जल्दी इंद्रजीत जी और हिलाल साहब को भी जोड़ लेता हूं अपनी इस चर्चा में, बातचीत में। उसके बाद तारिक, हम आपके पास भी आएंगे। इंद्रजीत जी, यहां पर तमाम चीजें देखिए हरिहर रघुवंशी जी ने गिनाई कि सरकार ने पिछले 5 सालों में क्या किया है, लेकिन जब काम नहीं करने की मैंने सवाल किया तो उन्होंने बस एक चीज गिनाई कि छुट्टा जानवर जो सबके सामने है। उन्होंने रोजगार पर कोई चर्चा नहीं की, उन्होंने महंगाई पर कोई चर्चा नहीं की, उन्होंने नीति आयोग की रिपोर्ट के बारे में नहीं बताया कि मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में यूपी कहां पर खड़ा है, किस नंबर पर है। देखिए अबू भाई, बात ये है, ये अब मेरे जी इंद्रजीत जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं जी कि अबू भाई, बात ये कि रघुवंशी जी खुद ही अपने सवालों में फंस के रह गए हैं। जितने भी इन्होंने बात कहा है, देखिए राशन के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वीडियो दिखाई कि मेरे को राशन मिला, मैं अन्न खाया है, मैंने नमक खाया है। आगे प्रधानमंत्री जी को उस पर आकर जवाब देना पड़ा। एक बात, छुटवा पशुओं पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को इतनी बड़ी सभाओं में स्पष्टीकरण देना पड़ा और आगे की एक नई प्लानिंग बता दी। आप समझिए मेरी बात। दूसरी बात, इनके बाद कहना है कि शिक्षा मित्रों पर जो लाठी चली, युवा पर जो लाठी चली, जो रोजगार नहीं दे पाए, 70 लाख रोजगार देने की बात करी थी, 4.5 लाख रोज दे पाए, ये कहाँ की बात करने चाह रहे हैं। और इन्होंने अभी काशी कॉरिडोर की बात करी, जरा जाके वहां देखिए, मैं होके आया हूं बनारस में। वो छोटी छोटी गलियों में
जो कचौड़ी वाला, वो जलेबी वाला, वो मावे वाला, जो अपनी सारी जिंदगी उस अपने परिवार को पालता रहा उस गलियों के अंदर, कचौड़ी आने वाले राहगीर को खिलाकर, आने वाले टूरिस्ट को खिलाकर, आज वो अपने रोजगार से वंचित रह गया है। ये बताते करोड़ों कितने लोगों के काम आएगा। हालात आज जो वोट हो रहा है बनारस में, वो वोट हो रहा है कि कितने लोगों का रोजगार कॉरिडोर बनाने में छिल गया। इनके खुद के मंत्री वहां लड़ रहे हैं जो व्हील चेयर पे हैं, वो कभी नजर नहीं आए बनारस के अंदर, कोई भी ऐसी चीज नहीं दे पाए। इन्होंने हर फेस में एक नया मुद्दा लाने की बात करी और मुद्दा कोई नहीं चला। जनता ने आपके जो वोट कराया अबू भाई, वो उसको कराया कि जो अपने भविष्य कहाँ अच्छा देख रहा है, कहाँ अपने भविष्य के अच्छे लाभ देख रहा है, कहाँ उसको लग रहा है कि आने वाले समय पे उसको रोजी रोजगार मिलेगा, कहाँ उसको भर्तियां मिलेंगी, किसानों का हित कहाँ पे है। कोई भी तो ऐसा फेस नहीं है। इन्होंने हर फेस में मुद्दों को बदलने का प्रयास करा। चलिए नहीं, ठीक है। देखिए 10 तारीख को तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी कि अवाम ने भरोसा किनके वादों पर किया है, क्योंकि तमाम पार्टियों ने जमकर वादे किए हैं मैनिफेस्टो, और मैनिफेस्टो में भी बड़े बड़े वादे और यकीन दहानी कराई गई, उस पर भी अवाम की नजर होगी। मैं हिलाल साहब आपके पास आना चाहूंगा। हिलाल साहब, बीजेपी जब अपने कामों को गिनाती है तो उसमें फ्री में राशन और पीएम आवास और ये तमाम चीजें, और इस तरह से बताती है कि अगर कांग्रेस की सरकार, समाजवादी पार्टी की सरकार या और कोई सरकार होती तो शायद ये काम नहीं करती, आवाम भूखे रहते। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक लगातार चीजों को हर चीज को वो पब्लिसाइज करते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि कुछ काम जो है वो सरकार के धर्म होते हैं जिनको उन्हें करना होगा। और रही बात जो भूखे हैं, जिन लोगों के पास अपना साधन नहीं है कि वो अपने 2 वक्त की रोटी को जुटा सके, तो ये उनका संवैधानिक अधिकार है जो कि कांग्रेस ने दिया था। तो ये तो इन्हें करना ही था कि अब लोगों के जो संवैधानिक अधिकार है उससे भी उनको वंचित कर देते। राइट टू फूड जो है, फूड सिक्योरिटी एक्ट आया है जो कि कांग्रेस गवर्नमेंट लेकर के आई है, उसके अंतर्गत ये राशन बांट रहे हैं। वो तो उनको बांटना ही है। अब कल को कह दे कि लोगों को सड़क पे चलने की सुविधा दी है इसलिए हमको वोट दे दो, ये तो उसी तरह की बात हो गई है। तो इसलिए ये बिल्कुल ही बेफजूल की बात है। वो चीज जो कि आपका संवैधानिक उत्तरदायित्व है जिसको आपको निभाना है वो आपने निभाया है। अफसोस की बात यह है कि आपने जो गरीबी रेखा है, जो गरीबी की लाइन है, उससे नीचे इतनी बड़ी तादाद में लोगों को ले आए हैं कि आज की तारीख में आधे से ज्यादा उत्तर प्रदेश जो है वो 5 किलो गेहूं, 5 किलो अनाज के ऊपर जो है वो पूरी तरह से मुनहसर है। उसके पास अपने 2 वक्त की रोटी कमाने का भी साधन नहीं है। इतनी बड़ी बेरोजगारी जितनी कि उत्तर प्रदेश देख रहा है, इतनी बड़ी बेरोजगारी कभी कहीं पिछले 70 साल में तो नहीं देखी गई है। उससे पहले के बारे में कोई इतने साफ आंकड़े हमको देखने को नहीं मिलते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने पहले सारे लोगों को गरीबी लाइन के नीचे लेकर के आए। आज की तारीख में कहते हैं कि साहब हम इतने लोगों को गरीबी लाइन के नीचे ले आए, अब हम जो उनके संवैधानिक अधिकार दे रहे हैं, जो कि टैक्स पेयर के पैसे से उनको जो सुविधाएं उपलब्ध हो रही है, वो जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। प्रदेश की जो जनता है वो उसको बहुत अच्छी तरह जानती है, समझती है, चलिए और वो देख रही है। इस पर हम हरिहर रघुवंशी जी से बात करेंगे। हिलाल साहब, जो आपने बातें बताई और गरीबी रेखा के नीचे की जो आप बात कर रहे हैं, इस पर बात करेंगे। सीधे बनारस का रुख करेंगे। तारिक कमर हमारे नुमाइंदे लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तारिक, अब तकरीबन 5.5 घंटे की पोलिंग हो चुकी है। बनारस में लोगों का क्या जोशो खरोश देखने को मिल रहा है? जो वोटर्स हैं कितनी बड़ी तादाद में निकल रहे हैं? बहुत अहम सवाल है। और देखिए, मौके की मुनासबत से मैं बता दूं आपको, मैं दरख्वास्त करूंगा विनायक जी से कि देखिए वो मंजर देख लीजिए पहले कि इस वक्त भी बनारस के छित्तनपुरा में क्या आलम है। आप देखिए, ये इलाका है छित्तनपुरा का, जहां पर कसीर तादाद में वोटर अभी भी देखिए, और थोड़ा सा ये शिकायत भी है कि कहीं ना कहीं स्लो वोटिंग चल रही है, जिसकी बुनियाद पर ये भीड़ ख़त्म ही नहीं हो रही है। मुसलसल आप देख सकते हैं कि ये मंजरनामा है। तो देखिए, लोगों में कहीं ना कहीं ये देखते हैं कि धूप में खड़े हो रहे हैं, हुए में धूप में खड़े हैं। हाँ, वीआईपी लोग का गाड़ी क्यों आ रहा है, ये हमको बताइए आप लोग। ठीक है, वीआईपी लोग पैदल नहीं आ सकते हैं। आप देखिए, ये लोग धूप में खड़े हुए हैं, ताखीर हो रही है। नहीं मिल रही है हम लोगों को जी, हम लोगों को कोई सुविधा नहीं है, 1.5 घंटे से खड़े हैं।
अब वीआईपी लोग का कहाँ आ रहा है? मसला यही है कि कहीं ना कहीं ये एक एहसास है लोगों में कि शदीद धूप में खड़े हुए लोग और बड़ी स्लो वोटिंग चल रही है। कुछ खवातीन भी देखिए, लोगों को शिकायत है कि महंगाई बढ़ गई है, क्या कहना चाहती हैं आप? हाँ, शिकायत तो अब यही है कि बहुत महंगाई बढ़ चुकी है। महंगाई ज्यादा है? हाँ, बहुत तो ज्यादा। वोट देने आई हैं आप, क्या क्या कहना चाहेंगी आप? यही कि तो किफायत हो और क्या। बिल्कुल तारिक, क्योंकि इलेक्शन के दिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से खास इंतजामात वोटर्स के लिए किए जाते हैं। जो वोटर जिनकी शिकायत है कि धूप में लंबी लाइन में और काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, क्या कुछ शेड का कुछ इंतजाम नहीं किया गया है? कोई शामियाने इस तरह से नहीं लगाए गए कि जो वोटर अगर लाइन लंबी है तो वहां पर थोड़ा सा इंतजार करें, बैठ जाए, उनके पानी का इंतजाम किया गया हो? मंजरनामा है, देखिए आप देखिए, ये यहाँ पर ना कोई शामियाना है ना पानी का कोई बंदोबस्त है। धूप में घंटों से लोग खड़े हुए हैं, खासतौर से बुर्कापोश खवातीन की कसीर तादाद भी है यहाँ पर। और तो ये जो पूरा निज़ाम है ये अपने आप में इस बात की गवाही दे रहा है कि कहीं ना कहीं लोगों में गम गुस्सा इस हवाले से है कि ये देखिए कि ये घंटों से लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो मतलब ये अपने काम, बिल्कुल खवातीन छोटे छोटे बच्चों को भी लेकर आई हैं। आपको काम इतना स्लो हो रहा है कि काम आगे भीड़ पब्लिक आई जा रही है, काम पूरा नहीं हो पा रहा है। बस इसीलिए प्रॉब्लम नहीं हो पा रहा है, इसीलिए भीड़ बराबर चपे चल रहा है। वही हाल है सर, देखिए भीड़ ही है। अब 3 घंटे तक खड़े। जी सर, 3 घंटे से एकदम चक्कर ले गया। अब क्या लाइन बढ़ी नहीं रही, पता नहीं क्या कर रहे हैं। 3 घंटे से लोग खड़े हुए हैं, लाइन आगे बढ़ने रही है। और ये शिकायतें मेरे पास कई जगह से आई हैं कि लोगों को शिकायत है कि बहुत स्लो वोटिंग हो रही है, यहाँ पर काम तेज नहीं हो रहा है। और देखिए मैं बता दूं आपको कि कहीं ना कहीं नहीं, आपकी बात सही है। क्या कहना चाहते हैं आप? खुद ही देख लीजिए कितना देर में लाइन बढ़ रही है। पीड़ा सिंह अधिकारी कोई काम ही नहीं करवा रहा है अंदर। ये देखिए धूप, देखिए ये चिलचिलाती धूप, महिला बैठी हैं। देखिए ये मंजरनामा तो खुद अपनी गवाही दे रहा है। और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कैमरे की निगाहें जो हैं वो हमसे भी ज़्यादा तेज़ हैं। तो आइए कुछ देखते हैं कि किस अंदाज से ये मंजरनामा अब तब्दील होगा नहीं होगा, क्योंकि आपके न्यूज़ के ज़रिए, न्यूज़ 18 उर्दू के ज़रिए ये खबर जाहिर है कि पहुंच गई है एडमिनिस्ट्रेशन तक भी। और मैं देखता हूं कि इंतजामिया के लोग अब इस बात में क्या कुछ पेशरफ्त करते हैं। चाचा क्या परेशानी है? अरे परेशानी की वोट नहीं दे रहे लोग, और क्या है वोट और जीरा पड़वा रहे हैं, यही परेशानी है। वो हाँ, सवेरे से यही परेशानी है। काम बहुत धीरा चल रहा है। कौन कौन मरेगा? बहुत काम धीरा हो रहा है। देखिए एको आदमी निकल नहीं रहे, देख लेगा। सुबह से लंबी लाइन लगी, चले जाएंगे कि रहेंगे? अब देखिए बुनियादी बात यही है, अपने जमहूरी हक का इस्तेमाल करने लोग आए हैं, इन्हें लाइन में लगे घंटों हो गए हैं। तारिक, जिस तरह से लोग शिकायत कर रहे हैं, कुछ जानकारी मिल पा रही है इसकी वजह क्या है? ईवीएम में कुछ गड़बड़ी है या फिर इतनी सुस्त रफ्तारी की वजह क्या है? ये बहुत अहम सवाल है आपका। देखिए ईवीएम सुबह एक खराब हुई थी लेकिन इस इलाके की नहीं थी, लेकिन ये छित्तनपुरा का इलाका है, यहाँ ईवीएम काम कर रही है लेकिन बहुत सुस्त रफ्तारी से काम हो रहा है। और लोगों को शिकायत ये है, कुछ लोगों ने ये शिकायत भी की है कि दानिस्ता तौर पर ऐसा इक़दाम किए जा रहे हैं। और अब ये तो हम ये नहीं कह सकते, नहीं खामोश रहिए ज़रा, मैं आप ही की बात कर रहा हूँ, आप ही की बात पहुँचा रहा हूँ मैं। तो देखिए अब बुनियादी बात यही है, लोगों को शिकायत ये है कि 6 बज जाएंगे जब तो उन्हें हटा दिया जाएगा और फिर उनका वोट नहीं पड़ पाएगा। तो इस बारे में जाहिर है कि एडमिनिस्ट्रेशन को, ज़िला इंतज़ामिया को, जो हमारे इलेक्शन कमीशन के जिम्मेदारान हैं, उनको कहीं ना कहीं कोई ना कोई पेशरफ्त करनी चाहिए कि लोगों को ये एहसास ना हो कि कहीं ना कहीं वो अपने जमहूरी हक इस्तेमाल करने से महरूम रह जाएंगे। तो देखिए ये वो मंजरनामा है जो जाहिर है का गवाही दे रहा है खुद। और अविनाश जी जरा फिर एक दफ़ा कैमरा अपना दिखा दीजिए कि क्या कुछ मंजरनामा है, अपने कैमरे की आंखों से दिखा दीजिए। और देखिए ये है तमाम तस्वीरें जो आप तक न्यूज़ 18 उर्दू के ज़रिए हमारे तमाम नाज़रीन तक पहुँच रही हैं और मुसलसल पहुँच रही हैं। ये देख रहे हैं ना। तो बिल्कुल ये बनारस की तस्वीरें हैं एक पोलिंग बूथ की, जहां पर हमारे नुमाइंदे तारिक कमर खुद मौजूद हैं और वो इन तस्वीरों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से बड़ी तादाद में लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और कई कई घंटों से लोग कतार में खड़े हुए हैं। ना तो यहाँ पर किसी शामियाने और शेड का इंतजाम किया गया है, ना पानी का इंतजाम है। खवातीन छोटे छोटे बच्चों को लेकर वोट करने के लिए पहुंची हैं, लेकिन पोलिंग बूथ पर किसी तरह का कोई इंतजाम नहीं है। तेज धूप में लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और तारिक कमर खुद वहां पर वोटरों से बात कर रहे हैं। जी तारिक, बहुत स्लो हो रही है यहाँ पे, वोटिंग को तेज कराइए सर, वोटिंग तेज कराइए। बहुत लंबी लाइन लग चुकी है, देख रहे हैं रोड तक लाइन लग चुकी है। वोटिंग थोड़ा सा जल्दी करवाइए, हम लोग की लाइन लगी हुई है। असल में आप ही खुद देख लीजिए कि कितना आदमी जा रहा है कितनी देर में।
आदमी घाम में लगा परेशान। हाँ, बहुत ये मंजरनामा अफसोसनाक है। और देखिए ये शिकायत तो आवाम की शिकायत है, तो जाहिर है कि जब आवाम की आवाज़ है तो इससे बड़ी कोई ना आवाज़ है, इससे बड़ी ना कोई ताकत है। और जाहिर है कि घंटों से देखिए खवातीन कैसे बुर्का पोश खवातीन खड़ी हुई हैं, और मतलब इस कदर तेज़ धूप है इस वक्त यहाँ पर कि कुछ मंजरनामा तब्दील नहीं हो रहा है। मतलब 2-2 घंटे से 1.5 घंटे से खड़ी, तो आखिर इस सुस्त रफ्तारी की वजह क्या है ये भी कोई बताने वाला नहीं है। और देखिए ज़ोहर की अज़ान होने लगी है यहाँ पर, और जाहिर है कि अब अच्छी खासी पोलिंग हो गई है, और मैं समझता हूँ कि 6 बजे तक का मंजरनामा जो होगा तो अब फिलवक्त का तो यही है कि अब चुप जाइए आप, नहीं अब देखिए पुलिस वाले अपनी जाहिर सी बात है कि ये तस्वीर हैरान करने वाली है और इंतजामिया के इंतजामात पर भी सवाल उठाती हैं। इलेक्शन कमीशन के जो दावे हैं इंतजामात को लेकर, उसकी कलाई एक तरह से खुल रही है, या जो सुस्त रफ्तारी है आखिर इसकी वजह क्या है। दोबारा से तारिक कमर हम आपके पास लौट कर आएंगे, बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे। तमाम खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और बनारस की ये तस्वीर जहां पर तारिक कमर हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं और राज तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं, और यहां पर जो बद इंतजामी देखने को मिल रही है इस पर भी हम दोबारा से बातचीत करेंगे। तमाम मेहमान भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, हाजिर होते हैं।